नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल भारतीय समाज। आज हम जानेंगे इमाइल दुर्खिम के बारे में। इमाइल दुर्खिम का जन्म 1858 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1917 में हुई थी। इमाइल दुर्खिम ये समाजशास्त्र के संस्थापक के रूप में फ्रांस के सामाजिक विचारकों में दुर्खिम को कॉमंड का उत्तराधिकारी माना जाता है, यानी ये उन्हीं के नक्शे कदम पे चलते थे। इमाइल दुर्खिम ने ही समाजशास्त्र को ठोस वैज्ञानिक अध्ययन पद्धति एवं व्यवस्थित विषय वस्तु प्रदान की है। दुर्खिम प्रत्यक्षवाद या विज्ञानवाद में विश्वास करते थे, अतः उसने सामाजिक क्रियाओं के अध्ययन में भौतिकी विज्ञान की विधियों को अपनाने पर जोर दिया। समूहवादी विचारक होने के नाते दुर्खिम सामाजिक घटनाओं का कारण समूह या समाज को मानते हैं। यदि समाज में चोरी, अपराध, आत्महत्या की दर कम या ज्यादा है तो उसका प्रमुख कारण स्वयं समूह या समाज है। दुर्खिम की 3 महत्वपूर्ण देन रही है। दुर्खिम ने प्रत्यक्षवाद और समूहवाद में समन्वय स्थापित किया। सामाजिक घटनाओं के अध्ययन के लिए उन्होंने वैज्ञानिक पद्धति पर जोर दिया। समाजशास्त्र को संबंधित पत्रिका, पुस्तक आदि का संपादन एवं लेखन पर समाजशास्त्रीय साहित्यों को समृद्ध बनाया। इमाइल दुर्खिम प्रारंभिक समाजशास्त्रीय चिंतकों के महत्वपूर्ण अंग रहे हैं। उनकी कुछ प्रमुख रचनाएं भी रही, जैसे डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी, द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजी मेथड, सुसाइड, द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ, एजुकेशन एंड सोशियोलॉजी एंड फिलोसफी, प्रोफेशनल एथिक्स एंड सिविल मॉरल्स, moral education, the socialism, pragmatism and sociology, ये इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं। और दुर्खिम का पद्धति शास्त्र, देखिए दुर्खिम ने अपने पुस्तक समाजशास्त्री पद्धति के नियम में समाजशास्त्र के अध्ययन पद्धति का उल्लेख किया है। वे समाजशास्त्र को एक स्वतंत्र विज्ञान बनाने में ज्यादा जोर देते थे, एक विशिष्ट पद्धति और जिसका अपना एक विशिष्ट दृष्टिकोण हो और विशिष्ट मान्यताएं हो, वो समाजशास्त्र को ऐसा विषय वस्तु प्रदान करना चाहते थे। दुर्खिम ने अपनी अध्ययन पद्धति के अंतर्गत विषय वस्तु का भी निर्धारण किया और कहा कि समाजशास्त्र के अंतर्गत सामाजिक तथ्यों का अध्ययन किया जाना चाहिए। वह वैश्विकता और वैज्ञानिकता को समाजशास्त्र की अध्ययन पद्धति के केंद्रीय तत्व मानते थे। साथ ही इस विषय की अपनी स्वतंत्र और विशिष्ट विषय वस्तु हो सकती है और वह विषय वस्तु है सामाजिक तथ्य और सामाजिक घटनाएं, जो कि किसी एक व्यक्ति की नहीं वरन सामूहिक चेतना की उपज है, यह मानना था उनका। अब दुर्खिम ने समाजशास्त्र में श्रम विभाजन का भी सिद्धांत दिया है, उसको देखते हैं। दुर्खिम श्रम विभाजन को सामाजिक परिवर्तन का प्रमुख कारण मानते हैं। श्रम विभाजन की गतिशीलता के आधार पर ही मानव सभ्यता और विकास को समझा जा सकता है, ऐसा उनका मानना है। प्रारंभ में श्रम विभाजन लिंग भेद तथा आयु के भेद के आधार पर रहा होगा, ऐसा उनका कहना है। दुर्खिम ने श्रम विभाजन के कारणों का उल्लेख किया और कहा कि जनसंख्या के आकार और घनत्व तथा मानवीय आवश्यकताओं की भिन्नता और वृद्धि ने श्रम विभाजन को जन्म दिया है। दुर्खिम ने श्रम विभाजन के प्रकारों, परिणामों एवं प्रभावों का भी उल्लेख किया और कहा कि श्रम विभाजन की समाज में नवीन वर्गों को जन्म देता है, उनमें पारस्परिक निर्भरता उत्पन्न करता है और इस प्रकार समाज में एकता उत्पन्न करता है। इमाइल दुर्खिम ने आत्महत्या का सिद्धांत भी दिया है। दुर्खिम से पूर्व पहले मानते थे कि आत्महत्या के लिए शारीरिक एवं मानसिक दुर्बलता, गरीबी एवं प्रेम, निराशा, वंशानुगत दोष आदि को सब मानते थे कि इसी कारण आत्महत्या होती है। लेकिन दुर्खिम ने इन सभी बातों का खंडन करते हुए आत्महत्या के लिए दुर्खिम ने स्वयं समाज को ही उत्तरदायी ठहराया। समाज या समूह ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करता है जिससे विवश होकर ही व्यक्ति आत्महत्या करता है। अतः दुर्खिम ने दुखों से मुक्ति पाने के लिए आत्महत्या का सहारा लेता है, यानी उनका मानना है कि समाज के द्वारा ही ऐसे कुछ क्रियाकलाप किए जाते हैं या कुछ ऐसे ठोस कदम होते हैं जिनके कारण अतः दुखों से मुक्ति पाने के लिए लोग आत्महत्या का सहारा ले लेते हैं। दुर्खिम ने आत्महत्या के 3 प्रमुख प्रकारों का उल्लेख किया, एक अहमवादी आत्महत्या, दूसरा परार्थवादी आत्महत्या, तीसरा असामान्य यानी आदर्शहीन आत्महत्या। अहमवादी आत्महत्या के अंतर्गत व्यक्ति समाज से अपने पृथक अनुभव करता है। व्यक्ति स्वार्थ में इतना डूब जाता है कि उसे ऐसा अनुभव होने लगता है कि सभी उसकी उपेक्षा कर रहे हैं, यानी उसका मजाक उड़ा रहे हैं। वह अपने सबसे कटा हुआ महसूस करने लगता है। इससे उसके अहं को ठेस पहुंचती है और वह जीवन लीला समाप्त कर लेता है। इसके विपरीत परार्थवादी आत्महत्या में व्यक्ति समाज में अपने को बहुत घुला मिला महसूस करता है। व्यक्ति जगत की हित सामूहिकता में ही विलीन हो जाता है। व्यक्ति और समाज के बीच की दूरी समाप्त हो जाती है और सामूहिक हित से प्रेरित होकर वह अपने जीवन का बलिदान कर देता है, जैसे सैनिकों द्वारा किया जाने वाला आत्महत्या, जोहर आदि, ये सब परार्थ आत्महत्या के अंतर्गत आते हैं। आदर्शहीन या असामान्य आत्महत्या तब की जाती है जब व्यक्ति के जीवन में आकस्मिक उतार चढ़ाव आते हैं, बहुत अधिक निराशा अथवा
अचानक प्राप्त होने वाली खुशी की स्थिति में भी व्यक्ति आत्महत्या कर बैठता है। परीक्षा में फेल होने पर छात्र द्वारा की जाने वाली आत्महत्या अथवा व्यापार में हानि होने पर व्यापारी द्वारा की जाने वाली आत्महत्या इस श्रेणी में आती है। इस प्रकार दुर्खिम के अनुसार आत्महत्या विचारकों में आत्महत्या एक सामाजिक तथ्य है। उनके विचार में एक सामाजिक तथ्य के रूप में वो देखते हैं आत्महत्या को। दुर्खिम ने धर्म का भी सिद्धांत दिया है, उसे भी देखते हैं। दुर्खिम धर्म को एक सामाजिक घटना या तथ्य मानते हैं, इसीलिए इसकी उत्पत्ति समाज में ही ढूंढनी चाहिए, ऐसा उनका मानना है। धर्म की उत्पत्ति को प्रकट करने के लिए उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के अरुंडा जनजाति का अध्ययन किया और अरुंडा जनजाति में प्रचलित टोटम की अवधारणा के आधार पर धर्म की व्याख्या की। ईश्वर समाज का मानवीकरण है और समाज स्वयं ईश्वर है। इसके नियम ही धार्मिक नियम है और धर्म का प्रमुख कार्य समूह और समाज में एकता और अनुशासन बनाए रखना है, जिससे कि सामाजिक जीवन सुचारू रूप से चलता रहे, ऐसा उन्होंने अपने धर्म के सिद्धांत में कहा। अब उनका एक सिद्धांत और है सामूहिक प्रतिनिधान की अवधारणा। इस सिद्धांत में उन्होंने सामूहिक प्रतिनिधान की अवधारणा दुर्खिम की प्रमुख अवधारणाओं में से एक है। सामूहिक चेतना या मन से उत्पन्न विचार का अभिव्यक्त को ही दुर्खिम सामूहिक प्रतिनिधान कहते हैं। यानी समूह द्वारा या व्यक्तियों के समूहों द्वारा जो विचार व्यक्त किए जाते हैं उन्हें ही वे सामूहिक प्रतिनिधान की अवधारणा में लेते हैं। व्यक्ति चेतना की अंतःक्रिया के परिणाम स्वरूप लोगों के मन में जिन विचारों और व्यवहारों के प्रति भावनात्मक लगाव और मानसिक स्वीकृति उत्पन्न हो जाती है, वे विचार या व्यवहार सामूहिक प्रतिनिधान कहलाते हैं। सामूहिक प्रतिनिधान को सभी व्यक्ति बिना किसी विरोध एवं शंका के स्वीकार कर लेते हैं, जैसे धार्मिक विश्वास, अनुष्ठान, संस्कार, ज्ञान की श्रेणियां, समय, स्थान आदि का विभाजन आदि सभी सामूहिक प्रतिनिधान है, क्योंकि इनकी उत्पत्ति सामूहिक चेतना से हुई है। अब दुर्खिम ने सामाजिक तथ्य की अवधारणा भी दी है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये समाजशास्त्र में ये प्रश्न काफी प्रचलित है। सामाजिक तथ्य की अवधारणा दुर्खिम की समाजशास्त्रीय अवधारणाओं में से प्रमुख स्थान रखती है। दुर्खिम ने सामाजिक तथ्यों के अध्ययन को ही समाजशास्त्र की विषय वस्तु माना है। दुर्खिम सभी मानवीय व्यवहारों को सामाजिक तथ्य क्योंकि उनकी उत्पत्ति समाज में नहीं होती है। सामाजिक तथ्य को परिभाषित करते हुए दुर्खिम ने लिखा है, सामाजिक तथ्य व्यवहार यानी विचार, अनुभव या क्रिया का वह पक्ष है जिसका निरीक्षण वैश्विक रूप से संभव है और जो एक विशेष ढंग से व्यवहार करने को बाध्य करता है। इस तरह से दुर्खिम ने सामाजिक तथ्य की दो विशेषताओं का भी उल्लेख किया है, जय बाह्य एवं बाध्यता। बाह्य का तात्पर्य है सामाजिक तथ्यों का अस्तित्व व्यक्तियों के बाहर एवं स्वतंत्र होता है, उस पर व्यक्ति विशेष या वैज्ञानिक की क्रिया का प्रभाव नहीं पड़ता। जिस प्रकार से दो मात्रा में हाइड्रोजन एवं एक मात्रा में ऑक्सीजन से मिलकर पानी बनता है, किंतु पानी की विशेषता हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से भिन्न होती है, उसी प्रकार से सामाजिक तथ्यों की उत्पत्ति भी सामूहिक के सभी व्यक्तियों की सामूहिकता चेतना के कारण होती है। फिर भी वे व्यक्ति विशेष की प्रक्रिया एवं विचारों से पृथक होती है। लेकिन सामाजिक तथ्य सामूहिक चेतना की उपज है, अतः वे व्यक्ति के लिए बाध्यता मूलक होते हैं। समूह या समाज सामाजिक तथ्यों यानी व्यवहार, क्रिया एवं अनुभवों को मानने के लिए व्यक्ति को बाध्य करता है, दबाव डालता है। व्यक्ति का व्यवहार सामाजिक तथ्यों से बहुत कुछ प्रभावित होता है, इसलिए सामाजिक तथ्यों का अध्ययन सामाजिक घटनाओं को समझने की दृष्टि से समाजशास्त्र के लिए आवश्यक होता है। इस प्रकार से इमानुएल दुर्खिम ने धर्म का सिद्धांत, आत्महत्या का सिद्धांत, सामूहिक प्रतिनिधान की अवधारणा, समाज में श्रम विभाजन के इन सभी सिद्धांतों का प्रतिपादन कर समाजशास्त्र को एक सुदृढ़ विषय के रूप में प्रस्थापित किया। तो आज के लिए बस इतना ही।